हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 34% जो है कवर किए थे। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हम जो है मॉडल पेपर लगा रहे हैं। तो आज की क्लास में 34 से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। यह है वीडियो का पार्ट 2 है, परंतु जो नए व्यूअर्स इस क्लास को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के लास्ट में इसका पार्ट 1 भी जोड़ दूंगा। तो आप जो है इसी क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, उतना ही आसान रहेगा हमारे लिए आर ओ एग्ज़ाम को निकालना। प्रश्न नंबर 35, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग या किन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, सहज अध्ययन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आप सभी जानते हो यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है। तो पहले वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो चुका है। सही का चयन करना था, तो केवल फर्स्ट वाला कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, अधिकार पश्चात, बाई वाइट अथॉरिटी, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। यहाँ पर कहा गया है बंदी प्रशिक्षण। देखिए रिट हमारी 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? टू हैव दी बॉडी ऑफ, अर्थात शरीर धारण करना। इसका क्या अर्थ होता है? शरीर धारण करना। इसी प्रकार 5 प्रकार की रिट को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है या किसी न किसी नाम से इनका अर्थ है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड दिया गया है, जो कि गलत है। प्रतिषेध का अर्थ होता है टू स्टॉप। क्या होता है? टू स्टॉप होता है। टू स्टॉप अर्थात रोक देना। इसका अर्थ होता है रोक देना, यानी कि स्टे। तो याद कर लेना है इन सभी 5 रिटों को, जिनका अर्थ यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 38, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115। तो सी राइट आंसर है। अनुच्छेद 110 को धन विधेयक से परिभाषित किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एम गोपाल स्वामी आयंकर, मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, बी पट्टाभी, सीतारमैया। तो डी राइट आंसर है। ये इसके सदस्य नहीं थे, जबकि ये ऊपर के तीनों इसके सदस्य हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, आप सभी जानते हो। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है ऑप्शन बी नागालैंड। छठी अनुसूची में मिजोरम, असम, त्रिपुरा,
ये राज्य जो है शामिल है, और आपका मेघालय भी है। प्रश्न नंबर देखिए 41, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान देश से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान। प्रश्न नंबर 42 है, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में या फिर अनुच्छेद 29 में? तो ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय की चर्चा है? राज्य के विधानमंडल का सचिवालय की चर्चा है अनुच्छेद 187 में। देखिए सचिवालय संबंधित प्रश्न एग्जाम में आया भी था, तो याद रखना है, इसके लिए अनुच्छेद है। राज्य के विधानमंडल का सचिवालय की चर्चा की गई है अनुच्छेद 187 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 दिया गया है, जल संबंधी विवाद अनुच्छेद 262, भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 295 दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी विकल्प, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये अनुच्छेद है आपका 244, अनुच्छेद 244 में। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में है। जो पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ उसको अच्छे से आपको कवर कर लेना है। देखिए पढ़ने को तो काफ़ी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, परंतु एग्ज़ाम वही निकाल पाएंगे जो सही तरीके से पढ़ रहा होगा, वरना काफ़ी पुस्तकें बड़ी पड़ी हैं, काफ़ी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। सही पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ताकि एग्जाम में प्रश्न ना छूट पाए। प्रश्न नंबर 45 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, संसद एवं विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति, अखिल भारतीय विधिक सेवा निर्माण की व्यवस्था। उपर्युक्त में से कौन से विषय 42वें संशोधन में शामिल हैं? थोड़ा लेंथी है परंतु अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी विकल्प यहाँ पर है, सभी यहाँ पर सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है संवैधानिक संशोधन को, जो भी संशोधन होते हैं संवैधानिक होते हैं, उनको न्यायिक जांच से बाहर किया गया, उसको न्यायिक जांच से बाहर किया गया। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, वरना अगर न्यायिक जांच में होता तो कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं हो पाता। फिर कहा गया है संसद एवं विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति जो है कर दी गई थी, और अखिल भारतीय विधिक सेवा निर्माण की व्यवस्था की गई। ये भी यहाँ पर सही पॉइंट है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 46, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? तो डी राइट आंसर है, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं।
आयोग के सदस्य एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 65 वर्ष हो, जो पहले हो का होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में आपको देखना है क्या सभी पॉइंट यहाँ पर सही है या फिर कोई पॉइंट आपको सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो है तीसरे वाला पॉइंट सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पर्सन है, जरा एक बार फिर से देख लीजिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर्सन पूछा गया था, याद करते रहिएगा क्या पूछा गया था। ये मिलान में दिया गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा जो है इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और उम्र की बात करें तो 70 वर्ष, जो भी पहले हो। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विवाद शामिल है। केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी राइट आंसर है। केंद्र हो या फिर अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, तो यह है मूल अधिकारिता किसके अंतर्गत आएगा, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत इस प्रकार के विवाद जो है शामिल किए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए 49। संसद के सदस्य की निरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारत के निर्वाचन आयोग की। प्रश्न नंबर देखिए 50। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखना है। 2005 में, 2015 में, 2006 में या फिर 2013 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि 13 है अधिकार, 2013। ऐसे थोड़ा सा रिलेट रखिए, याद रहेगा। अब यहाँ से कुछ उत्तर प्रदेश के प्रश्न चल जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ नहीं है। कौन नेपाल से सटा हुआ जिला नहीं है, सी राइट आंसर है, सीतापुर। नेपाल से जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच हैं और करीबन ये पॉइंट हम सभी जानते भी हैं। प्रश्न नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सी राइट आंसर है, प्रतापगढ़। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत केंद्र और जिला यहाँ पर दिया गया है। पिनकी कानपुर दिया गया है, हरदुआगंज अलीगढ़ दिया गया है, ओबरा सोनभद्र दिया गया है, अनपरा सीतापुर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, अनपरा ताप विद्युत केंद्र एक ही जिले में है, तो इसको भी याद रखना है कि यह भी सोनभद्र जिले में ही है। ओबरा भी सोनभद्र जिले में है, अनपरा भी सोनभद्र जिले में है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्लेटिनम का भंडार पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, प्रयागराज में, ललितपुर में। प्लेटिनम डी राइट आंसर है, ललितपुर जिले में प्लेटिनम का भंडार जो है पाया जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, सुरताल अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बलिया में सुरताल।
लास्ट में लिखा हुआ है ताल, और ताल कब लगती है? जब जो है बल लगाना पड़ता है। थोड़ा सा रिलेट रखिए, याद रहेगा भाई। प्रश्न नंबर 56, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? गलत नहीं करना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। पूछा गया प्रश्न में कि 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इन चारों में देखना आपको। तो बी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आएगा केरल, और केरल के बाद आएगा उत्तर प्रदेश। चारों को क्रम में याद कर लीजिएगा, क्रम में प्रश्न जो है बन सकता है। भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कुछ विद्यार्थी हमारे परमानेंट वीडियो को वॉच करते हैं और लाइक और शेयर भी करते हैं, उनका धन्यवाद। और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो भी भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। तो गोवा जो है ऑप्शन सी और डी में है। तो ए को भी काट दीजिए और बी को भी काट दीजिए। उसके बाद में आएगा मिजोरम। तो मिजोरम जो डी में है, तो डी तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो गोवा के बाद में मिजोरम आएगा, उसके बाद में तमिलनाडु आएगा, फिर केरल आएगा। डी प्रश्न का राइट आंसर है। ये प्रश्न हमने आपको कराया भी होगा, मगर जो कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं वही जानते होंगे। ये प्रश्न हमने जीएस वर्ड में करा था। प्रश्न नंबर 58 है, भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के सबसे बड़े मगरमच्छ आवासों में से एक है और एक प्रमुख तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर का यहाँ पर हमको चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल जो है पहले वाला विकल्प सही है। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य यह पश्चिम बंगाल में नहीं है। लेटेस्ट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। उड़ीसा राज्य में है और यह है भारत के सबसे बड़े मगरमच्छ आवासों में से एक है। तो यहाँ पर जो है मगरमच्छ आवास इनका भीतरकनिका में उड़ीसा राज्य में है ये। प्रश्न नंबर लगाइए आप 59, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य, और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। जोगनी नृत्य अवध, कई साइट में हमने आपको ये करा भी दिया है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। राई नृत्य बुंदेलखंड दिया गया है, और कर्मा नृत्य पूर्वांचल। जो सही सुमेलित नहीं है वो डी है। तो कर्मा नृत्य पूर्वांचल संबंधित नहीं है, आप सभी भी जानते होंगे। सोनभद्र व मिर्जापुर से यह संबंधित है। जोगनी नृत्य को याद रखना है, केवल क्षेत्र संबंधित है, और राई बुंदेलखंड से। प्रश्न नंबर देखिए 60, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? गोमती, शारदा, रामगंगा, बेतवा। तो डी राइट आंसर है, केवल 1 और 4 जिनका उद्गम जो है हिमालय से नहीं हुआ है, जबकि रामगंगा और आपका शारदा इनका जो हिमालय से उद्गम जो है हुआ है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। देखिए कौन सा विकल्प आएगा। लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। संस्कृति तो याद रहेगा, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। प्रश्न नंबर है 62, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग
अग्रसारित करता है। साधनों का समुचित उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपयुक्त सभी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 63। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को, केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो बी राइट आंसर है, केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत यह प्रारंभ की गई है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान हमको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में उद्योग है, सूची सेकंड में केंद्र दिए गए हैं। दिया सिलाई उद्योग बरेली, एक कट्टू आएगा। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर जिला है। पीतल का सामान मुरादाबाद। तो 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में नरजातीय समूह दी गई है और यहाँ पर सूची सेकंड में देश दिया गया है। देखिए सही से, यहूदी नरजातीय समूह ये है आपका इजराइल देश में। डी का 3 और डी का 3 देख लीजिए कहाँ पर है, केवल ऑप्शन बी में है। तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी हमको पॉइंट जो है देख लेना है एग्जाम में, कभी कभी एक पॉइंट से ही आंसर जो है क्लियर हो जाता है। टेढ़ा के लिए लीबिया आएगा। बेजा मिस्र देश आएगा। लुर ईरान। नर जातीय समूह है तो लुर कहाँ का है, ईरान देश का है। प्रश्न नंबर 74 है, इनमें से किससे बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण प्राप्त होता है। ए राइट आंसर है, तबकाते नासरी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वर्ष 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य यहाँ पर दिया गया है। केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम। तो डी वाला हमको कंफर्म पता है कि सही है, और बेटला राष्ट्रीय उद्यान भी पता है कि झारखंड में है। ए और सी में आंसर है और आपने सही आंसर चुन लिया होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट हम सभी जानते हैं कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में है। याद आपको केवल रखना है ऑप्शन सी विकल्प वाला, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहेगा। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 77 है, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 78, बायो रिमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पर्यावरणीय प्रदूषणों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इसका आधार सूक्ष्म जीवों की वह प्राकृतिक अपरिमित क्षमता है जिसके माध्यम से जैविक यौगिकों को नष्ट किया जा सकता है। इस क्षमता को आनुवांशिक रूप से परिवर्तित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सही कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। तीसरे वाला पॉइंट सही नहीं है। आप दोनों पॉइंटों को पढ़कर कह सकते हो कि तीसरा पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से जैविक यौगिकों को नष्ट नहीं किया जा सकता।
चलिए, अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 79, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो डी प्रश्न का राइट आंसर है जैव सुरक्षा समझौता से है। दोस्तों 79% तक ही इस मॉडल पेपर में यहाँ पर रहने देते हैं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट जो है नेक्स्ट आपको करा दूंगा। तो जो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, आप इसको या वाच कर लीजिएगा।